अगर आप पूरा दिन काम करें, 10-12 या कभी 14 घंटे, लेकिन फिर भी आपको वो तनख्वाह ना मिले जो लॉ के मुताबिक आपका हक है, तो ये मसला किसका है? कानून का, निज़ाम का, या उस एनफोर्समेंट का जो सिर्फ पेपर्स तक महदूद रह जाती है? शायद आप खुद इस तरह काम ना करते हों, लेकिन हर रोज़ आपके इर्द गिर्द ये सब होता नज़र आता है। आप सुबह घर से निकलते हैं, कोई डिलीवरी राइडर आपके लिए खाना लेकर जा रहा होता है, किसी फैक्ट्री के बाहर शिफ्ट चेंज हो रही होती है, और किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग धूप में काम शुरू कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में लाखों लोग रोज़ाना मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करते हैं। फैक्ट्रीज़, ज़राअत, घरेलू काम और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम। लेकिन इन सब मनाज़िर के दरमियान एक चीज़ कॉमन होती है, ये कि इनमें से बहुत से लोग अपने हुकूक से पूरी तरह वाकिफ़ भी नहीं होते, और जो वाकिफ़ हैं उनके पास उन्हें हासिल करने की ताकत नहीं होती। पाकिस्तान में काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या हर काम करने वाले को उसकी मेहनत की तनख्वाह मिलती है? और जब कानून मौजूद हो, मिनिमम वेज भी नोटिफाई हो और सोशल सिक्योरिटी के इदारे भी मौजूद हों, तो फिर ये इतना बड़ा गैप आखिर क्यों रह जाता है? मैं हूँ इकरा मंजूर, और नो योर राइट्स की आज के एपिसोड में हम पाकिस्तान में लेबर राइट्स की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। मिनिमम वेज, ट्रेड यूनियंस, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, विमेन वर्कर्स, गिग इकॉनमी और अनस्ट्रक्चरल मसाइल के साथ जो वर्कर्स को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखते हैं। और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हनीफ रामे, जो मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन पाकिस्तान में पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अ, अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। आज हम बात कर रहे हैं लेबर राइट्स के हवाले से, और इसमें सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लेबर कहते किसे हैं? डोमेस्टिक वर्कर्स आ जाते हैं इसमें, फैक्ट्री में काम करने वाले, एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग, ऑफिसेज में छोटे काम करने वाले लोग। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, लेबर में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? जी शुक्रिया। देखें, वैसे तो ये ओवरऑल बहुत बड़ी टर्म है, लेकिन हम लेबर उसको समझते हैं कि जो बाकायदा उजरत पे सनती अदारों में काम करते हैं, तो वो लेबर है। उसके लिए फिर आगे कवानीन भी हैं। तो हुँ। आम जो है ना, वो तो जो फैक्ट्रियों में, सनती अदारों में, कमर्शियल अदारों में काम करने वाले वो लेबर हैं। ठीक है। और सर, कौन से लॉज़ जो हैं, अच्छा, ये जो लेबर लॉज़ जब हम कहते हैं, जैसे आपने जी। बताया बड़ी ब्रॉड टर्म है, लेबर लॉज़ क्या सिर्फ़ इन्हीं वर्कर्स पे अप्लाई करते हैं जो जैसे फैक्ट्रीज़ वग़ैरह में काम कर रहे हैं, या जो ऑफ़िसेज़ हैं उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया में लोग काम कर रहे हैं वो हो गए, कपड़े की इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, खाने की किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये सारे क्या लेबर लॉज़ के अंदर अप्लाई लेबर लॉज़ इन लोगों पर भी होते हैं? लेबर लॉज बहुत ज़्यादा हैं। इसमें कुछ लेबर लॉज तो ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर, जिसको हम रस्मी शोबा कहते हैं, सनती हुँ। अदारों में, बड़े अदारों में काम उस पे जो है ना लागू होते हैं। लेकिन कुछ लेबर लॉज ऐसे हैं जो तमाम कमर्शियल अदारों में, तमाम दफातर में काम करने वाले लोगों पे, तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स पे, उन पे लागू होते हैं। तो ये सारे अलग अलग लेबर लॉज हैं। हुँ, तो हुँ। इसलिए हर कानून जो है ना, वो हर एक पे लागू नहीं होता। वो मुख्तलिफ कानून है और मुख्तलिफ तरीके से जो है ना, वो उन पे लागू होते हैं। ठीक है। किसी सर कानूनन वर्कर या एम्प्लॉयी जो है, कानून की टर्म्स में किसे कहा जाता है बेसिकली? देखें, जो डेफिनेशन है ना इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट की या फैक्ट्रीज एक्ट की, हम तो उसको देखते हैं। मसलन कोई ख़तून या मर्द किसी सनती अदारे में जाके मुलाज़म होते हैं, तो वो एम्प्लॉई है, वो मुलाज़म है। ठीक उसकी है। कैटेगरी मुख्तलिफ है। कोई अनस्किल्ड है, कोई सेमी स्किल्ड है, कोई हाई स्किल्ड है, कोई स्टाफ में आता है, क्लरिकल हुँ। में आता है, या कोई इंजीनियरिंग में आता है। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जो लेबर लॉ के अंदर जो एड्रेस किया गया है, वो उसको किया गया है, जो वर्कमैन कैटेगरी में आता है, तो वो वर्कर है या वो एम्प्लॉइज है। अच्छा सर, इसके साथ ही अब ना कुछ सिचुएशन बेस्ड मैं क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगी, ताकि हमारी ऑडियंस जो है उसके लिए बड़ा सिंपली ये चीज़ें वो समझ सकें। सबसे पहले तो अ, जब भी कोई एम्प्लॉय जाता है किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में काम करने, इसमें 2 कैटेगरीज़ अगर हम लेके चलें, एक पढ़ा लिखा एम्प्लॉय है जो शायद एक छोटी किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है।
मुझे पहले तो बताइएगा कि वो एम्प्लॉय अगर साइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो उसे किन क्लॉजेस का देखना उसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी क्लॉजेस को उसे देखना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर कोई इलिटरेट एम्प्लॉय है, वो फैक्ट्री में जाता है, मेहनत मजदूरी की करता है, तो जो वो मजदूरी है, शायद ईंटें उठाना है, शायद कोई सामान उठा के रखना है, वो इलिटरेट है, क्या वहाँ पर उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है? देखिए जी, ये 2 चीज़ें हैं। हुँ, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और चीज़ है, हम इसको कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है। कोई वर्कर किसी फैक्ट्री में जब मुलाज़मत के लिए जाता है, तो कानून ये कहता है, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 में ये दर्ज है हुँ, कि वो एम्प्लॉयर जो मालिक पाबंद है, उनको जो है ना वो बाकायदा एक अपॉइंटमेंट लेटर दे। और ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर जो है कुछ बुनियादी चीज़ें जिसको वो कहते हैं तमाम मुलाज़मत की शराइत, टर्म्स एंड हुँ, कंडीशन, वो उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। अच्छा, और उसके अंदर ये लिखा होना चाहिए कि उसको वेज कितनी मिलेगी। लिखा होना चाहिए कि जनाब उसकी ड्यूटी कितने आवर्स होगी, और जो सोशल बेनिफिट हैं उसको छुट्टियाँ मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, यूबीआई मिलेगी, ये सारा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट और चीज़ है। अब कॉन्ट्रैक्ट दुनिया के अंदर एक नई टर्म आ रही, कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए ये जो अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बाद फिर वो वर्कर रेगुलर हो जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट तो ये है कि आप 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, 2 साल का कर लें, उसके बाद आप फ़ारिग हैं। और ये जो आपने बात की कि जी इंडस्ट्री के अंदर कोई ईंटें उठाने वाला है, कोई दूसरा तीसरा, तो ये आम तौर पे उनको रखते हैं वैसे ही डेली वेजेस। हुँ, हुँ, सुबह आया शाम को चला गया। उनके लिए ना तो वो कोई अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, ना उनको कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करते हैं। तो ये थोड़ी इस हवाले से जो है ना वो सूरत-ए-हाल है। सर अगर इसी चीज़ को हम देखें कि फैक्ट्री या जी। उनका कोई वर्कर है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया, डेली वेजेस पे रख लिया है कि रोज़ को आपके एक ज़बानी कलामी जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, रिटन कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें सर क्या ये कानूनन जायज़ है कि आप किसी को डेली वेजेस पे काम करवाओ विदाउट एनी रिटन कॉन्ट्रैक्ट? जी नहीं, कानूनी तौर पे ये गलत है। इस हुँ, पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं। हुँ, मसलन सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर आप कोई प्रेमिसेस के अंदर, यानी कि उस चार दीवारी के अंदर कोई फैक्ट्री वर्कर आ गया सुबह से, खातून या मर्द, तो वो उस मालिक की ज़िम्मेदारी है, उस पे कानून लागू होगा। ठीक अगर है। खुदा न खास्ता उसकी कोई डेथ हो जाती है या उसके साथ हुँ, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एम्प्लॉयर उसका ज़िम्मेदार होगा। अच्छा। ये फैसले कहते हैं। हुँ, लेकिन कवानीन के अंदर बहुत सारी अभी कोई ऐसे सिक्कम मौजूद हैं, तो आम तौर पे जो मालकान हैं, जो इंतज़ामिया है, हुँ। वो ऐसे वर्कर के साथ कोई ना कॉन्ट्रैक्ट करती है, ना उनको कोई जो है एग्रीमेंट नहीं करते उनके साथ। हुँ। जी। अच्छा सर जो कोई भी एम्प्लॉयर है जो रख रहा है अपने पास किसी को काम पर, जी, जी। क्या वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी क्लॉज़ेज़ या ऐसी कोई शराइत कंडीशंस रख सकता है जो कि कानून में इल्लीगल करार दी गई हों? नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकता। और ऐसी शराइत अगर रखी भी जाएँ, तो अदालतों ने ये कहा है कि अदालतों ने उनको गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुलाज़मत लेते वक़्त कोई वर्कर जो है, वो ऐसी शर्त मान लेगा जो उसके ख़िलाफ़ जाती हो। लेकिन अदालत ने उसको तस्लीम नहीं किया। अदालत ने कहा कि नहीं, मालिक जो है, वो सिर्फ़ कानूनी तौर पे पाबंद है कि जो उसको राइट दिया गया है वर्कर को, वो चीज़ें रख सकता है, दूसरी नहीं रख सकता। पाकिस्तान में अक्सर लोग अपने हुकूक से सिर्फ इसलिए महरूम रह जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कौन से कवानीन उनके हुकूक की हिफाजत करते हैं। नो योर राइट्स का मकसद उन लोगों को अपने हुकूक और कवानीन को आसान जुबान में समझाना है। इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। वॉइस पीके को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाले हर पॉडकास्ट और गुफ्तगू से आगाह रहें। अच्छा सर, कई कंपनीज़ में इस तरह भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये लिखा जाता है कि ये बंदा अगर हमारे पास जॉब कर रहा है तो ये यहाँ से जॉब अगर छोड़ भी दे तो हमारी कोई कॉम्पिटिटर किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में या किसी ऐसी वर्क प्लेस पे नहीं जा सकता। क्या ये चीज़ जायज़ है? नहीं, बिल्कुल ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये तो इंसानी आज़ादी पे पाबंदी लगाने वाली बात है। और कोई भी इंसान जो है ना वो किसी का पाबंद नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से जॉब करना चाहता है, मर्ज़ी से छोड़ना चाहता है, दूसरी जगह जॉब करना चाहता है, वो उसका राइट है, उसको पाबंद नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, क्या कब बाज़-औक़ात ऐसे देखते हैं हम कि कोई वर्क प्लेस पे किसी के साथ मसला होता है, अपने बॉस के साथ किसी का कोई मसला होता है, तो व्हाट्सएप पे ही वो मैसेज भेज के कहते हैं कल से आपने ऑफ़िस नहीं आना, ठीक है, हम आपको निकाल रहे हैं।
कानूनी तौर पर ये जायज़ है कि इस तरह व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के या कहीं ईमेल करके कहा जाए कि नहीं आप निकाल दिए गए हैं? नहीं जी, देखें जी, लेबर लॉ के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। हुँ, कानून के अंदर ये है कि अगर किसी भी मुलाज़म के ऊपर कोई इल्ज़ाम है, तो उनको आप शो कॉज़ नोटिस दें, चार्जशीट इशू करें और उनके हुँ, खिलाफ बाकायदा गैर जानबदार इंक्वायरी करें। उस इंक्वायरी के बाद अगर वो उसमें कोई मुजरिम साबित होता है तो फिर तो बिल्कुल। उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हुँ, अदरवाइज़ उसको यकदम इस तरह निकालना गैर कानूनी है हुँ। और इस वजह से जो है ना, मालिक इस तरीके से नहीं निकाल सकता उनको। और सर बाज़ औक़ात हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि कुछ काम जो करवा रहे होते हैं एम्प्लॉयर जो है वो बग़ैर कुछ बताए ही एम्प्लॉयी की सैलरी जो है वो काट लेते हैं थोड़ी बहुत ठीक है। 3-4 हज़ार रुपए ही काट लेते हैं अगर किसी के। क्या ये जायज़ है? और अगर वो काट रहे हैं, डिडक्ट कर लिए सैलरी, तो उस पे एम्प्लॉयी को अगर नहीं बताया गया और एम्प्लॉयी को जब सैलरी मिल रही है, डिडक्ट हुई हुई पता चल रहा है उसे, तो इसके लिए पहले तो बताइए जायज़ है या नहीं? दूसरा, अगर ऐसा हो जाता है, तो उस एम्प्लॉयी, उस काम करने वाले के पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं? देखिए जी, किसी तरह की कोई कटौती जो है ना, वो मालिक को कानून इजाज़त नहीं देता कि वो उनकी सैलरी से करे। लेकिन आम तौर पे लोग खामोश हो जाते हैं। वो अपने हक़ के लिए जो है ना, वो फ़ाइट नहीं करते, अदालतों में नहीं जाते। हालाँकि ऐसा कानून मौजूद है कि अगर उनकी सैलरी जो है ना, गैर कानूनी तौर पे कटौती की जा रही है, तो फ़ोरम मौजूद है कि वो पेमेंट ऑफ वेजेज़ एक्ट 1936 के तहत जो है, वो बाकायदा जाके वहाँ पे केस कर सकता है अपनी वो तनख्वाह की कटौती के हवाले से। ठीक। अच्छा सर, लेबर लॉज़ या लेबर राइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कौन से इदारे हैं जो लेबर लॉज़ या इन लेबर राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ कौन से गवर्नमेंट के इदारे हैं या कौन से कुछ प्राइवेट इदारे ऐसे काम कर रहे हैं, जिनके पास ये कंप्लेंट्स लेकर जाते हैं, या कौन से ऐसे इदारे हैं जो लेबर यूनियंस को या लेबर को प्रोटेक्ट करते हैं? देखिए जी, इसमें मुख्तलिफ़ अदारे हैं। हुँ, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लेबर डिपार्टमेंट है, हुँ, उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि लेबर कवानीन पे उसने अमल दरामद करवाना है और उसका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, पूरे पंजाब में मौजूद है, तमाम अज़ला में मौजूद है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। फ़र्ज़ करो जो सोशल सिक्योरिटी का अदारा है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अदारों में जाके देखे कि सोशल सिक्योरिटी वहाँ पे है कि नहीं है। इसी तरह ईओबीआई है कि ईओबीआई के जो अमला है वो जाके देखे कि वहाँ पे ईओबीआई के कार्ड या ईओबीआई पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर फ़र्ज़ करो कोई वर्कर जो है वो खुद भी शिकायत करना चाहे तो वो शिकायत कर सकता है। और फिर अगर और सारी चीज़ें हैं, अगर किसी का कोई ज़ख्मी हो गया या तनख्वाह में से कटौती होगी, तो जैसे मैंने कहा कि वो हर रीजन के अंदर जो है ना, वो उनके लिए अदालतें मौजूद हैं, वो उनसे जाकर रजू कर सकते हैं। और अगर सर बहुत ही कॉमन चीज़ है, आम चीज़ है कि सैलरी जो है, माहाना तनख्वाह बहुत लेट मिलती है लोगों को। बड़े-बड़े इदारों में भी ऐसा है, फैक्ट्रीज़ में भी ऐसा है, बहुत जगह ये आम चीज़ है। तो ये क्या ये इसके बारे में कानूनी तौर पर लीगल क्या ऐसी रेमेडीज़ प्रोवाइड की गई हैं एम्प्लॉयी को? देखिए जी, कानून के अंदर ये वाज़े तौर पे लिखा है कि हर वर्कर को जो सैलरी है, पहली तारीख से लेके 7 तारीख के अंदर-अंदर मालिक पाबंद है उनको अदा करने के लिए। अगर मालिक जो है ना, वो बाकायदा आदतन एक्चुअली जो है ना लेट करता है, तो वो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है कि जनाब ये हमारी सैलरी जो है ना वो लेट करते हैं, क्यों कानूनी तौर पे वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर सर इस तरह की शिकायत कोई वर्कर करना चाहे, तो इनमें से जो आपने इदारों के नाम बताए, किस इदारे में जी, जाके वो लेबर करेगा? डिपार्टमेंट में जाए, हुँ, डायरेक्टर लेबर जो हैं वो हर रीजन के अंदर मौजूद हैं। वो हुँ, डायरेक्टर लेबर को जाके कहें कि जी ये बाकायदगी से हमारी सैलरी जो है ना ये लेट कर रहे हैं, तो हुँ। वो लेबर ऑफिसर को या किसी भी मुतलका ऑफिसर को भेज के तो वो बाकायदा इंक्वायरी भी करवा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करा सकते हैं, उनके चालान भी किए जा सकते हैं। ठीक है। और सर बाज़ औक़ात हमने ये देखा है कि एम्प्लॉयर जो हैं वो सीएनआईसी शनाख्ती कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया या कोई भी और लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं एक इंसान के, वो लेके रख लेते हैं अपने पास। क्या ये लीगली जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए जी, ओरिजिनल तो वो नहीं रख सकते असली शनाख्ती कार्ड। हाँ, अगर उन्होंने फ़ाइल बनानी है, चूँकि जो पर्सनल डिपार्टमेंट के हैं या एचआर डिपार्टमेंट के हैं, तो उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि जो भी उन्होंने वर्कर भर्ती किया है,
उसकी वो मुकम्मल एक फ़ाइल बनाएँ। इन्फॉर्मेशन, हाँ। उसके अंदर उनके जो कुछ चीज़ें होती हैं, तालीमी असनाद हो सकती है, सीएनआईसी हो सकती है, कुछ एक्सपीरियंस के सर्टिफ़िकेट हो सकते हैं, तो उनकी जो कॉपी है या अटेस्टेड कॉपी वो तो रख सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की कॉपी या ओरिजिनल उनके जो असनाद वगैरह हैं, वो नहीं रख सकते, वो गैर कानूनी है। ठीक है। और सर, हमारे लेबर लॉज़ के तहत कितने घंटे जो है एक एम्प्लॉयी काम कर सकता है? क्या और अगर 12-14 घंटे वो काम कर रहा है, तो क्या ये वही जो हमारी मिनिमम वेज सेट की गई है, अभी हम इस बात पे भी आएँगे कि मिनिमम वेज क्या है, कैसे है, मिल रही है या नहीं मिल रही। लेकिन क्या वो जो मिनिमम वेज सेट की गई है, वो कितने घंटों की शिफ्ट के लिए सेट की गई है? देखिए जी, इसमें हर साल सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिमम वेजेस बोर्ड बना हुआ है, वो एक नोटिफ़िकेशन जारी करता है और वो ये कहता है कि जी ये जो मिनिमम वेज है, ये 26 जो छुट्टियाँ निकाल के तो 26 दिन की मुकर्रर है और 8 घंटे ड्यूटी है। अब इसके अलावा अगर वो 8 घंटे से ज़्यादा किसी वर्कर से ड्यूटी लेते हैं, तो वो कानूनी तौर पे पाबंद हैं कि वो उनको डबल ओवरटाइम दें। ठीक और है। अगर वो डबल ओवरटाइम नहीं देते, तो वो गैर कानूनी तौर पे जो है ना उनसे ज़्यादा ड्यूटी ले रहे हैं। 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी लेने की कानून इजाज़त नहीं देता। ठीक है। और सर, अगर कोई 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करवा रहा है, तो और उसकी अगर शिकायत हो जाए, यानी उस इदारे को पता चल जाए कि इस तरह हो रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये वर्कर को, तो उसकी सज़ा भी कोई मौजूद है? जी, वो है बिल्कुल, अगर फ़र्ज़ करो फिर डायरेक्टर लेबर के पास उनको जाना हुँ। पड़ेगा। डायरेक्टर लेबर जो है ना वो करा सकते हैं, फिर वहाँ पे जो कंपनसेशन की अदालत है, पेमेंट हुँ। ऑफ वेजेस एक्ट की जो अदालत है, उसके अंदर एम्प्लॉयर के खिलाफ जो है ना केस किया जा सकता है, उनको जुर्माना किया जा सकता है। तो ये ऑलरेडी जो है ना वो चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है। और सर, ये हर साल अगर कोई एम्प्लॉयी काम कर रहा है, जैसे 2-3 साल हो गए हैं, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। हालाँकि कानून में हर साल कुछ परसेंटेज के इज़ाफ़े से तनख्वाह बढ़ने का कानून में लिखा गया है। तो ये मुझे बताइएगा कि हर साल कितनी परसेंटेज अब लेटेस्ट कवानीन के मुताबिक बढ़नी चाहिए? और अगर कोई नहीं बढ़ा रहा, तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है? देखिए जी, ये चीज़ और है। इसमें पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम जो वेज का नोटिफिकेशन है वो हर साल करती है और उसमें तमाम कैटेगरी को भी शामिल करते हैं कि तमाम कैटेगरी की इस परसेंटेज के लिहाज से तनख्वाह में इजाफा हो गया। सिर्फ ये पिछले साल ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उन्होंने सिर्फ अनस्किल्ड को जो है ना वो इजाफा किया, दूसरों को नहीं किया। मालिक जो हैं वो देखते हैं कारकर्दगी को कि जिस हुँ। वर्कर की कारकर्दगी कैसी है, तो वो थोड़ा उस लिहाज से है, लेकिन कानून उनको पाबंद नहीं करता कि लाजमी हाँ अगर वो उन्होंने जो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है उसमें उसके लिखा है। अंदर उन्होंने ये हुँ, शराइत लिख दी हैं कि जी आपको सालाना तरक्की इतनी मिलेगी, या बिल्कुल। रूटीन में आमतौर पे होता है कि हर फैक्ट्री में सालाना तरक्की दी जाती है, हुँ। तो वो जो है ना वो लाज़मी है कि वो मालिक फिर अपने मुलाज़मीन को जो है ना वो सालाना तरक्की देता है। और एक है जो इज़ाफ़ा है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो मिनिमम वेज की जो है ना नोटिफ़िकेशन की शक्ल में होते हैं। ठीक है। और सर, ये जब तनख्वाह दी जाती है, तो क्या एम्प्लॉयर जो है उसका रिटन पे स्लिप देना कानून के मुताबिक क्या ज़रूरी है? और अगर सैलरी कैश में दी जा रही है और उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वर्कर ने अगर कोई केस करना हो अपनी सैलरी के हवाले से, तो वो फिर कैसे करेगा? देखिए जी, ये बहुत अहम सवाल है हुँ। और उजरत का, तनख्वाह का जो इस वक़्त है ना कानून के अंदर, वो सबका मौजूद है और उसके अंदर ये है कि जी वो कैश के ज़रिए दे सकता है अच्छा। और सारी गड़बड़ी इसमें होती है। बिल्कुल। मसलन कई दफ़ा जो मज़दूर तंजीमें हैं उन्होंने ये मुतालबा किया है कि थ्रू बैंक अकाउंट जो है ना वर्कर को तनख्वाह मिलनी चाहिए और ये जो दरमियान में रखा हुआ है ना आपने वो फ़र्ज़ करो तनख्वाह इस वक्त मिनिमम वेज अगर है 40,000, वो अंगूठा 40,000 पे लगवा लेते हैं, देते 25,000 हैं। तो ये कानूनी तौर पे उनको पाबंद करने की ज़रूरत है कि आप वर्कर के बैंक अकाउंट खुलवाएं किसी बैंक में और तनख्वाह ट्रांसफ़र करें उस बैंक अकाउंट में, फिर तो ये इस पे अमल दरामद हो सकता है, अदरवाइज़ इस पे जो है ना अमल दरामद नहीं हो सकता। सर, मैं आप वो एक वाक़या जो अभी रिसेंटली हुआ है इसी तनख्वाह की बात पर, जी। जो खुली कचहरी तक भी पहुंचा, उसके बारे में मैं चाहती हूँ आप थोड़ा-सा हमें बताएँ कि वाक़या क्या हुआ था?
और वो यही एक तरह से यही मसला था कि कैश में दी जा रही है, कोई स्लिप नहीं है जिसकी वजह से ये सारा इस तरह हुआ। देखिए जी, वो जिस वाक़ये की तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो तो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। क्योंकि जो सुथरा पंजाब है, वो चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अम्ब्रेला के तहत। वो पब्लिक सेक्टर का अदारा है। हालाँकि वो प्राइवेट सेक्टर का उस तरीके से नहीं है। उन्होंने ठेकेदार आगे ज़रूर रखे हुए हैं, लेकिन है वो पब्लिक सेक्टर का। वहाँ पे होता क्या है? फ़र्ज़ करो एक वर्कर की तनख़्वाह है 40,000। हुँ, वो 40,000 उस आती है, वो आगे उनके जो सुपरवाइज़र हैं, वो 5,000, 7,000, 8,000 रख के तो उसको तनख्वाह देते हैं। और अगर वो तनख्वाह उसके बैंक अकाउंट में जाएगी, तो फिर वो ये नहीं कर सकता। तो हुँ, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये तो गवर्नमेंट के अपने अदारे के अंदर जो है ना, ये करप्शन हो रही है। तो इसका तो जिस संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए था हुकूमत पंजाब को, उस हवाले से नहीं लिया गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब टर्मिनेशन की बात की जाए या उन लीव जो छुट्टी लेता है कोई, या बेनिफिट्स जो डिफरेंट मिलने चाहिए कवानीन के मुताबिक, उसके हवाले से अगर बात करें कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को विदाउट एनी नोटिस निकाल दे, क्योंकि ज़्यादातर तो यही हमने सुना है, देखा है कि 1 महीने का नोटिस देता है एम्प्लॉय भी, एम्प्लॉयर ने अगर निकालना है तो वो भी 1 महीने का नोटिस देता है ताकि वो भी अपनी कोई जॉब वगैरह ढूँढ ले। और अगर एम्प्लॉय दे रहा है तो ताकि जो काम पर रखने वाला है वो भी कोई और बंदा उनकी जगह पर ढूँढ लें। ये बड़ा एक सेटल्ड सा तरीका नज़र आता है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर बगैर नोटिस दिए किसी को निकाल दे या वर्कर खुद रिज़ाइन कर दे, तो उसकी जो लास्ट सैलरी है या उसके साथ जो उसे आखिरी तनख्वाह जो देते हैं वो थोड़ी-सी उसमें कोई पैसे ज़्यादा ग्रेच्युटी उसे कहते हैं, और जो ड्यूज़ के हवाले कोई भी एक्स्ट्रा जो मनी देनी होती है, उसके हवाले से मुझे बताइएगा उसके बारे में कानून क्या कहता है? देखिए जी, इसमें जो स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 है, वो बड़ा वाज़ेह है। मालिक किसी भी वर्कर को बगैर किसी वजह से मुलाजमत से फ़ारिग नहीं कर सकता। वर्कर को ये राइट है कि वो रिज़ाइन दे दे, इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन मालिक अगर फ़र्ज़ करो उसकी फैक्ट्री के अंदर वो लॉस में चले गए हैं या उसको फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो लेबर कोर्ट में जाए। पहले लेबर कोर्ट से इजाज़त ले, फिर वो अपनी फैक्ट्री के अंदर जो है ना, वो छांटी कर सकता है या कुछ लोगों के बारे में वो फ़ैसला कर सकता है कि जी मैंने इसके अंदर लोगों में कमी करनी है। ये जो तसव्वुर है ना कि मालिक 1 महीने का नोटिस दे के जिसको मर्ज़ी से निकाल दे, ये ऐसा नहीं है। मालिक अच्छा। ये नहीं कर सकता। हुँ, और अगर मालिक करता है तो ये गैर कानूनी करता है, क्योंकि मालिक को ये हक ही नहीं हासिल कि जब उसने मुलाजमत दे दी, वो परमानेंट हो गया, रेगुलर हो गया, तो फिर उसमें के बहुत सारे जो राइट्स हैं, वो कानून के अंदर मौजूद हैं। और हुँ, अगर फ़र्ज़ करो कोई बंदा किसी को टर्मिनेशन हो भी जाती है, तो उसकी ग्रेजुएटी या उसका प्रोविडेंट फंड जो है, हुँ। वो मालिक देने का पाबंद है, वो उसको नहीं रोक सकता। अगर वो नहीं देता तो वो गैर कानूनी है। ठीक है। तो सर ये जो 1 महीने की सेटलमेंट वाला है, ये प्राइवेट सेक्टर्स के लिए है? नहीं, नहीं, मैं है ये सारी हम बात ही प्राइवेट वाली कर रहे हैं। हुँ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मालिक को ये इजाज़त नहीं है कि वो फ़ौरी तौर पे 1 निकाल दे। महीना नोटिस दे के लोगों को निकाल दे। अच्छा। उसके अंदर कानून ये कहता है कि अगर आपकी फैक्ट्री को कोई फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप लेबर कोर्ट में जाएँ। लेबर कोर्ट से इजाज़त लेके आएँ। अपनी मर्ज़ी से ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मैंने 30% या 40% लोगों को फ़ारिग करना है। वो नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये छुट्टी की अगर हम बात की जाए, एनुअली या मेडिकल लीव अगर हो, तो वो कानूनन कितनी अलाउ है एक एम्प्लॉयी को? और क्या ये एम्प्लॉयर की कोई फ़ेवर होती है उस वर्कर को अगर वो छुट्टी दे रहा है, या वर्कर का अपना हक होता है? देखिए जी, उसमें जो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 है, उसके अंदर छुट्टियाँ दी हुई हैं। 3 किस्म की छुट्टियाँ हैं। एक तो है सिक लीव, उसको हम इत्तफ़ाक़िया छुट्टियाँ कहते हैं। वो आप पूरे साल में 8 जो 10 इत्तफ़ाक़िया छुट्टियाँ जो है ना, वो कर सकते हैं। एक है मेडिकल लीव। मेडिकल लीव जो है ना, फुल पे 8 और हाफ़ पे 16 की जा सकती हैं। फिर है एनुअल लीव, सालाना लीव। तो वो 14 छुट्टियाँ जो है ना, विद पे वर्कर जो है ना वो कर सकता है। और सालाना छुट्टियां अगर 1 साल नहीं करता, तो दूसरे साल में उसकी जाके जमा हो जाएगी। ये फेवर नहीं है, ये कानूनी उसका राइट है। कानून उसको इजाज़त देता है कि वो ये छुट्टियां जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, यानी अगर उस वर्कर ने पिछले साल छुट्टी नहीं की, जी, जी। 1 भी, 2 भी या 4 छुट्टियाँ नहीं ली अपनी अवेल की, तो अगले साल में
जमा होंगी वो। सालाना छुट्टी जो ठीक है। एनुअल लीव है। ऐसा तो नहीं है कि वो ज़ाया हो नहीं, वो जाएँगी? नहीं ज़ाया हो सकती, वो दूसरे हुँ। साल भी ना ज़ाया होती, वो तीसरे साल तक भी जा सकती है। अच्छा। ये सालाना छुट्टियाँ जो है ना कानून के मुताबिक हुँ। 3 साल तक जो है ना वो ज़ाया नहीं होती। जो ठीक है। इत्तफ़ाक़िया और मेडिकल है, वो हो जाएगी, लेकिन जो सालाना छुट्टी है वो बरकरार रहेगी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट या बात है क्योंकि बिल्कुल, ये हाँ जी। बहुत लोगों को पता नहीं है। हाँ जी। अच्छा सर, इसके साथ ही जो प्रोबेशन पीरियड में अगर कोई मुलाज़िम है, तो उसके पास क्या राइट्स होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर कहा जाता है कि अगर कोई प्रोबेशन पीरियड में है तो उसके पास कोई राइट नहीं होता, कोई हक नहीं है उसका। देखिए जी, प्रोबेशन पीरियड होता है 90 दिन का। हुँ। 90 दिन से ज़्यादा प्रोबेशन पीरियड नहीं होगा, अगर वो करेंगे तो फिर उनको रीज़न बतानी पड़ती है। अब 90 दिन में सैलरी का राइट उसके पास है हुँ। कि उसको जो उसकी जो वेज है वो कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। उसकी ड्यूटी 8 घंटे लेनी चाहिए। ये तो पहले दिन से कवानीन लागू हो जाते हैं। हुँ। तमाम जो लेबर कवानीन हैं, वो जब कोई ख़तून या मर्द फैक्ट्री के अंदर एंटर होते हैं, हुँ। तो वो बहुत सारे लेबर कवानीन साथ लेके जाते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक है। प्रोबेशन पीरियड के अंदर भी उनको जो है ना वो कानून तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हुँ। बिल्कुल ठीक है। अब सर, अगर हम आपने बात की कि कोई भी मर्द या औरत, अगर हम ख़वातीन की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन अगर कोई काम करने जा रही हैं तो हम देखते हैं बड़ा बर्डन होता है, घर जी, का जी। भी, हाँ जी। काम का भी। तो क्या कोई एम्प्लॉयर जब किसी ख़ातून का इंटरव्यू लेता है, ये हमने बड़े केसेस ऐसे सुने भी कि अगर कोई ख़ातून प्रेग्नेंट है, उसे मैटरनिटी लीव चाहिए, तो वो नहीं देते। उस पे बड़ी हमारे पास हाई जी, जी। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट भी आई है ऐसे केसेस में। तो क्या जब कोई ख़ातून इंटरव्यू देने जाती है, क्या ये जायज़ है कि कोई एम्प्लॉयर उससे उसका पूछे फैमिली प्लानिंग के बारे में, या ये पूछे आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, या उसका मैरिटल स्टेटस जो है वो पूछे? देखें जी, ये ख़वातीन वर्कर के लिए बड़ा ज़रूरी है। ख़वातीन और मर्द वर्कर जो हैं वो कानून के अंदर बराबर हैं। हुँ। हम जब लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना ख़तून वर्कर या मर्द वर्कर, तो किसी भी लेबर कानून के अंदर इस तरह एड्रेस नहीं किया गया। हुँ। वो सिर्फ़ वर्कर कहते हैं। वर्कर ख़तून भी हो सकती है, मर्द मर्द भी भी हो हो सकता सकता है। है। अब आ जाएँ कि मुलाज़मत देते वक़्त उसका स्टेटस पूछा जाए तो आम तौर पे एम्प्लॉयर ये करते हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये गैर कानूनी है। वो कोशिश ये करते हैं कि शादीशुदा औरत को जॉब ना दी जाए। उसकी वजह वो ये कहते हैं कि कल को मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, बच्चे बीमार हो गए जी, ये हो गया। हालाँकि ये सारी चीज़ें गैर कानूनी है। मसलन ख़ातून जो है वो जब जॉब लेने आती है तो ये सारी चीज़ें पूछने का एम्प्लॉयर के पास कोई हक नहीं है। और अगर कोई ख़ातून जब जॉब करती है, तो वो प्रेग्नेंट है तो फिर उसको जो है ना वो जो मैटरनिटी लीव है, वो अभी तो 45 दिन की है, लेकिन वो देने के पाबंद हैं। नए कवानीन में सुना है ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी जो है ना वो 45 दिन 45 की दिन जो है। मैटरनिटी लीव है, वो देने के पाबंद हैं। ठीक है। अच्छा, और सर, बड़े हरासमेंट के केसेस होते हैं वर्क जी। प्लेसेस पे, ख़वातीन के साथ ज़्यादा होते हैं। और अक्सर उन केसेस में जो ख़वातीन हैं वो रिज़ाइन कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई एक्शन तो ज़्यादातर नहीं होता। हम हमारे यहाँ भी यही रिपोर्ट किया जाता है कि कोई एक्शन नहीं हुआ। स्पेशली अगर हम फैक्ट्रीज़ में देखें, अगर कोई ख़ातून काम कर रही है, उसके साथ हरासमेंट हुई, वो रिज़ाइन कर देगी अगर उसे इतना ही तंग किया जा रहा है। तो क्या लेबर लॉज़ में कोई प्रोटेक्शन है हरासमेंट के हवाले से? देखिए जी, ये आपकी बात ठीक है कि पहले तो ये था कि ख़वातीन चूँकि बहुत कम थी इंडस्ट्री के अंदर। अब चूँकि इंडस्ट्री के मुख्तलिफ़ सेक्टर हैं जिसमें ख़वातीन बहुत आ गई। उसमें टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल है, फूड है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत सारे शोबे हैं जिसमें ख़वातीन आ गई। कानून ये कहता था जो पहले कानून फैक्ट्रीज़ एक्ट में ये लिखा हुआ है कि सूरज गुरूब होने के बाद किसी खातून से ड्यूटी नहीं ली जा सकती। लेकिन वक़्त के साथ-साथ शिफ्टें शुरू हो गईं। ख़वातीन से रात की शिफ्ट पे काम लिया जाने लगा। और जो सबसे ज़्यादा हमारे पास भी लोग आते हैं, ख़वातीन आती हैं, तो जो हैरेसमेंट के केस हैं, उसमें सबसे जो वजह ज़्यादा बनती है, या तो ख़वातीन ब्लैकमेल होती हैं या फिर वो छूट जाती हैं। मसलन जब कोई सुपरवाइज़र या उसका इंचार्ज उसको ये कहता है कि कल से तुम्हारी जो शिफ्ट है वो नाइट शिफ्ट है। अब उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। या तो वो उनके साथ मिल जाए या फिर जॉब छोड़ दे। तो ये इस तरह के मसले हैं, लेकिन इसके लिए जो हैरेसमेंट एक्ट जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। उसमें अगर ख़वातीन जाके चैलेंज करेंगी, तो वो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर जो है ना उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। उस हैरेसमेंट एक्ट के तहत ये लाज़मी है
कि हैरेसमेंट कमेटी हर अदारे के अंदर बनाई जाए ठीक और है। उसके अंदर खातून मेंबर का होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, लोगों के बिल्कुल। इसमें अमल दरामद नहीं हो रहा, ये हुँ, बात ठीक है। हुँ। लेकिन हैरेसमेंट कमेटी बनाना जो है ना हैरेसमेंट एक्ट के तहत, वो कानूनी तौर पे लाज़मी है। बिल्कुल, जो वर्क प्लेस हरासमेंट जी, एक्ट है हमारे पास। एट द वर्क प्लेस जो हैरेसमेंट हुँ, एक्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अगर कोई खातून है, जैसे हमने बात की, उसके साथ हरासमेंट हो रही है किसी वर्क प्लेस पे, तो क्या उसके पास ये हक है कि वो बिना अपनी उस जॉब को रिज़ाइन किए या अपने इस डर से कि मैं ये जॉब जी छोड़ देती हूँ, वो उस जॉब को बगैर खोए अपनी जो सैलरी है वो उसे मिलती रहे, वो काम करने से मना कर सकती है? हमारा लॉ इसके बारे में क्या कहता नहीं, है? हमारा लॉ ये नहीं कहता। हमारा लॉ साफ कहता है कि नो वर्क नो वेज। अच्छा। हाँ, अगर कोई खातून या मर्द अगर हुँ। काम नहीं करता तो उसको वेज नहीं मिलेगी। इसमें ये कहीं नहीं है कि हाँ, अगर नहीं, कोई नहीं, हरास हो रहा है तो वो मना कर दे नहीं, काम नहीं, करने से? ऐसा नहीं है। काम हुँ, ड्यूटी ज़रूरी है। अगर उसने काम किया तो उसको वेज मिलेगी, अगर हुँ। उसने काम नहीं किया तो वेज नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, वर्क प्लेस का जो बाज़-औक़ात हमने एनवायरनमेंट देखा है इंडस्ट्रियल एरिया में, ऐसी-ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर गर्म होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिसकी वज़ह से हीट बहुत ज़्यादा है और जो काम मज़दूर वहाँ पर कर रहा है उसके लिए बड़ा वो एनवायरनमेंट सख़्त होता है। मट्टी है, धुआँ है या कोई रेडियो वेव्स हैं इस तरह की जिससे वो पूरा एक्सपोज़ होता है उस कंडीशन में। तो क्या ऐसी सिचुएशन में वो कोई कंप्लेन कर सकता है कि ये मुझसे इस तरह काम करवा रहे हैं, हीट है, धुआँ है या मेरी सेहत ख़राब हो रही है? बड़े मज़दूर जो हैं वो अपनी सेहत ख़राब करते हैं ऐसे माहौल में रोज़ रहकर। तो इस हवाले से हमारा जो लेबर का कानून है वो क्या कहते हैं कवानीन सारे? और क्या इस सिचुएशन में भी वो मना नहीं कर सकता जॉब करने से? देखिए जी, वर्क प्लेस पे जो है ना फ्रेंडली माहौल या फ्रेंडली वहाँ पे एनवायरनमेंट मुहैया करना ये एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है। और उसके अंदर कवानीन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा है हेल्थ एंड सेफ्टी के बकायदा, पहले तो चैप्टर थे, अब तो हेल्थ एंड सेफ्टी का कानून आ गया और पास हो गया। उसके तहत गर्मियों में, सर्दियों में, जो भी मौसम है, उसके एतबार से वहाँ पे सारा जो है हवा का इंतज़ाम, लाइट का इंतज़ाम, ये सारा होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी तो लाहौर टाउनशिप के अंदर जो है ना उन्होंने इम्प्रूवमेंट फॉर द वर्क जो है ना वर्किंग कंडीशन के हवाले से एक सेंटर भी बनाया हुआ है। तो इसकी वहाँ पे भी जो है ना कंप्लेंट की जा सकती है। तो मालिक पाबंद है कि वो उस तरह का माहौल वहाँ पे के प्रोवाइड करे कि जिसमें वर्कर के लिए कोई जो है ना वो मसला बने। और स्पेशली ख़वातीन वर्कर के लिए तो बहुत सारी कानून के अंदर स्पेशल चीज़ें दी गई। हुँ, उन्होंने कहा कि ख़वातीन वर्कर के लिए वॉशरूम अलग होंगे। ठीक है। ये पाबंद है हाँ, इस चीज़ के। पाबंद, कानूनी हुँ, तौर पे हुँ, पाबंद है कि हुँ, उनके वॉशरूम अलग होंगे। हुँ। ख़वातीन को हर हवाले से जो है ना मालिक पाबंद है, तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से, जहाँ पे जो है ना उनको हैरेसमेंट ना किया जा सके। हुँ, ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए ज़रूरी है कि उनको ट्रांसपोर्ट जो है ना वो मुहैया की जाए। हुँ, तो ये सारी चीज़ें ख़वातीन वर्कर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो कवानीन के अंदर हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अगर कोई वर्कर अनसेफ कंडीशंस इस तरह की रिपोर्ट करता है या इलीगल ओवरटाइम जिसकी हमने पहले बात की वो रिपोर्ट करता है और एम्प्लॉयर उसे बदले में निकाल दे कि भाई तुम जाओ, डरते हैं यहाँ के लोग अगर कोई जैसे यूनियन बन रही हो या कोई 4-5 मज़दूर इकट्ठे हो जाएं जी, कि जी। हम इसके ख़िलाफ़ बात करेंगे, ये हमें एक्सप्लॉइट कर हाँ रहा है। जी। तो लॉ उस वर्कर को क्या प्रोटेक्शन देता है? लॉ उसमें ये है कि जी अगर किसी भी वर्कर को गैर कानूनी तौर पे मालिक की तरफ से निकाला जाए, तो वो लेबर कोर्ट में केस कर सकता है अपनी हुँ, रीइंस्टेटमेंट का, बहाली का। तो हुँ, लेबर कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि उनको विद बैक बेनिफिट तमाम बकाया जो वाजिबात हैं, उनके साथ उनको बहाल कर सकता है। और बहुत ठीक है। सारे केसेस में जहाँ पे लोग ये जदोजहद करते हैं, उसमें कामयाब भी होते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा सर, इसके साथ ही अब क्योंकि दौर मॉडर्न होता जा रहा है और उसके साथ-साथ डिजिटल हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं। ये फूड पांडा हो गया, इनड्राइव की जॉब्स हो गईं। अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे ही कोई बाहर से भी काम करवा रहे होते हैं यहाँ पाकिस्तान में। यंग जो यूथ है हमारी वो भी काम कर रही होती है। ये ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, फ्रीलांस काम भी कर रहे हैं। तो क्या हमारे लेबर लॉज़ में ये इस तरह का जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारा, जो गिग इकॉनमी हम जिसे कहते हैं,
फ्रीलांस वर्क हो गया, ये सारी इंडिपेंडेंट वर्क हो गया, क्या हमारे लेबर लॉज इन सारे कामों को भी, इन सारी जो ये लेबर के क्या इन्हें कवर करता है? देखिए जी, ये जो मौजूदा लेबर कवानीन है वो तो इनको कवर नहीं करते। और जो होना ये चाहिए कि ये जो इस वक्त ये सेक्टर बहुत बढ़ रहा है, इसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, नौजवान पढ़े लिखे लड़के भी हैं, और मुख्तलिफ़ सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग इसमें जो है ना वो आ रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो अब लाखों की तादाद में जो है ना ये एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसको आप गैर रस्मी शोबा कहें या आजकल जो टर्म यूज़ हो रही है वो प्लेटफार्म वर्कर की हो रही। तो प्लेटफार्म वर्कर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। तो अभी कवानीन जो है ना इनको कवर नहीं करते। अभी नहीं नहीं, करते। अभी नहीं यानी करते। उसमें फिर हम जितने भी हमने सारी बात की, सेफ्टी की, जी, जी। मिनिमम वेज की, जी, वो जी। इसमें यहाँ पर कहीं भी अप्लाई नहीं होती नहीं, है। इन पे नहीं अप्लाई ये एक होती। अपना ही एक सेट कॉन्ट्रैक्ट है जी, उनका, जी। उन्हीं बिल्कुल, कंपनीज़ के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। अच्छा सर, अगर आपने जैसे बताया कि कोई अगर कि ये लेबर लॉस तो कवर नहीं करते, लेकिन जैसे हम खाना डिलीवर करने वाले राइडर्स हमारे पास आते हैं, अगर उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या वो जो कंपनी है वो इस चीज़ की ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदार तो है, हुँ, असूली तौर पे तो ज़िम्मेदार है। हुँ, अगर किसी कंपनी का फ़र्ज़ करो कोई भी है, वो फूड की है या फ़ार्मास्यूटिकल की है, तो वो उनकी तरफ से जा रहा है, तो हुँ, उनको उनकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। हुँ, कि जी वो, लेकिन आम तौर पे ये होता है कि वो खुद से ही अपना इलाज करवाते हैं, कोई ज़िम्मेदारी को नहीं। उनको जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। हुँ, असूली तौर पे तो इनके लिए जो नए कवानीन हुकूमत की तरफ से भी आनी चाहिए कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। हुँ, कि मसलन एक आम वर्कर जो है वो उसको डेथ ग्रांट मिलती है, हुँ, लेकिन अगर ये वर्कर जो है प्लेटफार्म वर्कर जो है उसकी बिल्कुल। डेथ हो जाए, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो उनके लिए कोई जो है ना बेनिफिट ना नहीं ही है। कोई पेंशन है, नहीं, कुछ नहीं ना है। ही कोई मेडिकल की उनकी कवर करते नहीं, हैं कुछ नहीं, मेडिकल उनके लिए अभी एक्सपेंसेस। कोई सहूलत मौजूद नहीं है। हुँ, लेकिन ये उनके लिए आवाज़ उठना शुरू हो गई है, उसके लिए लोग मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए हैं। अभी मेरे इल्म में है कि लाहौर के अंदर कुछ लोग जो है ना वो मुनज़्ज़म हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्लेटफ़ार्म वर्कर है, इनकी आवाज़ जो है वो मुल्की सतह पे भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी जो है ना वो उठाई जाए। तो वो उनकी यूनियन जो है बाकायदा वो उन्होंने फ़ॉर्म की है। तो आने वाले दिनों में ये आवाज़ जो है ना वो उठना शुरू हो जाएगी कि इनको जो है ना वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। यानी यहाँ पर हम लोग लैग कर रहे हैं कि इन जो नई चीज़ें आ रही हैं उन इस हवाले से सारे लॉज़ मौजूद होने चाहिए। बिल्कुल होना इनके चाहिए। लिए आप चाहे अलग लॉज़ बनाएँ या लेबर लॉज़ में जी, जी। एडिशन करें इन चीज़ों की, लेकिन अब तक लॉज़ मौजूद नहीं अभी है। तक नहीं मौजूद है। हुँ। जी। अच्छा सर, हमने ये देखा है कि ये डोमेस्टिक लेबर भी बहुत ज़्यादा देखी है। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं लोग डेली वेजेस पे। टेलर की दुकान पे भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा हमने देखा है कि लोग काम कर रहे हैं और कोई वही वर्बल एक एग्रीमेंट होता है उनका कि तुम आओ, तुम्हें डेली वेजेस में इतना पैसे देंगे या महीने में इतने दे देंगे या हफ्ते में इतने दे देंगे। क्या उनके पास भी कोई राइट्स हैं हमारे कवानीन के हवाले से? देखिए जी, ये जो 2-3 सेक्टर हैं ये इनको हमें सेपरेटली अलग-अलग देखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि एक तो ये होता है कि हम जब इन्फॉर्मल सेक्टर हम कह देते हैं तो हुँ, उसमें सारे आ जाते हैं। बिल्कुल। एक है डोमेस्टिक वर्कर हुँ, और एक है होम बेस वर्कर। होम बेस वर्कर अलग चीज़ है, अच्छा, डोमेस्टिक वर्कर अलग चीज़ है। ठीक है। और ये जो शॉपों पे, दुकानों पे जो अपना खुद काम करते हैं, ये अलग चीज़ है। तो इसलिए होम बेस वर्कर और डोमेस्टिक वर्कर पे तो काफ़ी चीज़ें अभी आ गई हैं। उनके लिए तो कानून भी आ गया। तो ये है कि अगर उनके खिलाफ़ किसी किस्म की कोई एम्प्लॉयर की तरफ से पिछले दिनों बहुत शिकायत भी हुई हैं कि कोई वायलेशन भी हुई है, हैरेस के भी मेंट के भी उसमें बल्कि अब्यूज़ भी हुए हैं। तो उस हवाले से तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अभी काफ़ी हो चुकी हैं और उनकी तंजीमें भी बन गई हैं और वो उसके लिए जो है ना वो कोशिश भी कर रहे हैं कि मज़ीद उनके लिए सहूलतें लें। लेकिन अभी बहुत सारे जो हमारे कवानीन हैं चूँकि वो पुराने बने हुए हैं, उनके अंदर अपडेट की ज़रूरत है, वो अभी नहीं हुए, तो उस वजह से फिर बहुत सारा जो है ना वो कमी कमी मौजूद है उसमें। बिल्कुल ठीक है। सर, आजकल जो कंपनीज़ हैं वो वर्कर्स को थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर या स्टाफिंग एजेंसी के नाम से भी एज़ एन एम्प्लॉय रख लेते हैं। यानी नाम उसका एम्प्लॉय नहीं है, वो एज़ अ थर्ड पार्टी उसे रख लेते हैं।
इस तरह हायर होने वाला जो कोई भी वर्कर होगा, क्या उसके भी कोई लीगल राइट्स हैं या नहीं हैं? देखिए जी, लीगल राइट तो उसके हैं, लेकिन अमलन ये जो थर्ड पार्टी सिस्टम है, इसने तो तमाम वो चीज़ें जो एक बाकायदा फॉर्मल सेक्टर के अंदर को लोगों को जो सहूलतें मिलती थी, उसको तकरीबन ख़त्म कर दिया है। और ये जो आने वाले दिनों में ये सारा इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है ना, वो लाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी आप चले जाएँ, ये जो गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ अदारे हैं जगह-जगह, आप हॉस्पिटल में देख लें, इवन सोशल सिक्योरिटी, जहाँ-जहाँ सिक्योरिटी के लोग, ये जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, इन पे कानून लागू होता है कि जी इनको मिनिमम वेज पूरी मिलेगी। सबको 25,000 मिलती है, किसी को 30,000 मिलती है। 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं, कोई उन पे कानून लागू नहीं होता। ये जो थर्ड पार्टी सिस्टम है, ये तो बिल्कुल एक नया गुलामी वाला सिस्टम आ रहा है, और इसके तहत किसी किस्म की ना उनको कोई छुट्टी मिलती है, ना उनको बेनिफिट मिलता है, ना उनको कोई मेडिकल सहूलत मिलती है, ना उनको कोई पेंशन मिलती है। तो इसीलिए ये जो थर्ड पार्टी सिस्टम है, ये तो बिल्कुल आ ही इसलिए रहा है कि लोगों को जो है ना उनके हक से महरूम किया जाए। हालाँकि कानून के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, हुँ। लेकिन वो अमल नहीं उस पे होता जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये थर्ड पार्टी सिस्टम और ठेकेदारी निज़ाम ये एक ही है? एक ही चीज़ है जी। हुँ, थर्ड पार्ट उसको हम आम तौर पे टर्म में ठेकेदारी कहते हैं, हुँ। लेकिन है ये थर्ड पार्टी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब अगर हम ट्रेड यूनियंस की बात करें और उसके साथ फिर मिनिमम वेज की बात करें, मुझे पहले तो ट्रेड यूनियंस के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक़्त ट्रेड यूनियन की क्या सूरत-ए-हाल है? देखिए जी, पाकिस्तान में इस वक़्त ट्रेड यूनियन की जो है ना, जितनी भी आप बुरी सूरत-ए-हाल कह सकते हैं ना, हुँ, वो मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ट्रेड यूनियन समझ लें कि मौजूद ही नहीं है। बराए नाम कहीं पे आपको कोई इक्का-दुक्का ट्रेड यूनियन नज़र आ जाएगी। हुँ, ट्रेड यूनियन नहीं है। ट्रेड यूनियन कहाँ पे है? पब्लिक सेक्टर में। ठीक है। बड़े-बड़े अदारे, वापडा, रेलवे, सुई गैस, ये वो। हुँ, उसके बाद दूसरे हैं जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के अदारे हैं। हुँ, वो पहले तो नहीं बनने देते, लेकिन जब थोड़ी मज़ामत होती है तो वो उसको तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे बुरी सूरत-ए-हाल है, जहाँ पे ख़वातीन और मर्द जो है ना करोड़ों की तादाद में काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर। हुँ, वहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं है। बराए नाम ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन बनने नहीं देते, और अगर ट्रेड यूनियन बनाने की कोशिश की जाती है तो उनको मुलाजमत से निकाल दिया जाता है। उन पे पुलिस के साथ मिलकर झूठे मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं। रियासत जो है वो बाकायदा मालकान की पुश्तपनाही करती है। बड़े-बड़े लोग जो हैं वो असम्बलियों में बैठने वाले, और जो हमारे वज़रा हैं, उनके सनती अदारे हैं, तो लिहाज़ा अपने अदारों में तो कोई यूनियन बनने नहीं देता। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो यूनियन बिल्कुल आप कह लें कि बराए नाम है। हुँ। सर, अगर जैसे आपने कहा कि उन्हें निकाल देते हैं, तो कानूनी तौर पर क्या लीगली वो किस तरह मदद किससे ले सकते हैं इस सब में, अगर किसी एम्प्लॉयी को निकाल दिया जाए कि आप भई ट्रेड यूनियन बना रहे हैं? कोई मदद नहीं देता जी उनको। अपनी जेब से उनको वकील करना पड़ता है, लेबर कोर्ट में केस करना पड़ता है, और अदालतें इतनी ज़्यादा हैं कि पहले आप लेबर कोर्ट में जाएँ, लेबर कोर्ट के बाद ट्रिब्यूनल में जाएँ, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में जाएँ, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, और इस सारे अमल के अंदर वो बंदा कब्र में पहुँच जाता है। मसलन मैंने नहीं देखा, हमने खुद अपने केस लड़े हैं, बेशुमार हमारे साथी हैं जिन्होंने नौकरियों से निकल के, क्योंकि कहते हैं कि वो जेन्युइन लेबर लीडर ये नहीं जो नौकरी से नहीं निकला होगा। तो इस पाकिस्तान के अंदर ट्रेड यूनियन करना बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे तो कोई ऐसे अदारे मौजूद नहीं है, कोई ऐसी एनजीओज़ मौजूद नहीं है, जो वर्कर्स को लीगल एड दे सकें, या अगर वर्कर को बेरोज़गार हो गया, मसलन ख़वातीन होगी, मसलन बहुत सारी एनजीओ ना यहाँ पे जो ख़वातीन के लिए काम करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि फैक्ट्री वर्कर ख़वातीन निकली हों, और किसी तंजीम ने उनको जो है ना माशी तौर पे जो है ना उनको सपोर्ट किया हो, उनकी हुँ। फैमिली को सपोर्ट किया हो, या उनके केसेस फ्री लड़े हों। ऐसी मिसालें मौजूद नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी दुःख की बात है, जी बिल्कुल, हाँ क्योंकि ऐसा हमने देखा है, ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, ये हकीकत में ऐसा ही है। हुँ, हुँ। सर, अच्छा, यूनियन जो बनाना है, ये कितना प्रोटेक्टेड लीगल राइट है? देखिए जी, यूनियन बनाना कानूनी हक इसलिए है कि सबसे पहले तो ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, हुँ, उसका जो 87 कन्वेंशन है वो हमने रेटिफाइड किया, तौसीक किया हुआ है। और वो जो हमारे चंद एक फंडामेंटल कन्वेंशन है उसमें एक शामिल है, और हमारी स्टेट ने कहा है जी कि इस पे अमल दरामद होगा, लेकिन कोई अमल दरामद करके दिखाए,
कोई यूनियन नहीं बना सकता, ख़वातीन तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मर्दों को भी नहीं बनाने देते। तो इसलिए आईएलओ का कन्वेंशन मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर लेबर लॉज मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट मौजूद है, जिसके तहत यूनियन बन सकती है। कानूनी तौर पे कोई पाबंदी नहीं है यूनियन बनाने पे, बन सकती है। वो कहते हैं बना लें। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं हमारी, हम कहते हैं जी यूनियन एम्प्लॉयर बैठे होते हैं, वो कहते हैं जी हम तो आए हैं, आप यूनियन बना लें, बना सकते हैं तो। लेकिन ये है कि नहीं बना सकते, उसमें बहुत सारे मुश्किलात है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। चूँकि हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बुनियादी तौर पे तो सनतकार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ज़हनी तौर पे वो जागीरदार है, वो एक फ्यूडल सोच रखने वाला। वो ये कहता है कि एक आम मज़दूर मेरे बराबर बैठ सकता है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कोई हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो यूनियन बना के अपने बराबर बिठा के उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए यूनियन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में तो यूनियन नहीं बन सकती, ये बड़ी बीमार सोच है, बीमार लेकिन है और मौजूद है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये इसमें मौजूद मौजूद है, है। इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, कहने के लिए सारी हैं, बड़े बड़े हमारे जो दावेदार हैं ना, जो हुँ, असम्बलियों में बैठते हैं, वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हुँ, वो जमहूरियत की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन जब अदारों में जाके कोई बात करे ना ये, तो वहाँ पे ना जमहूरियत है, ना कोई इंसानी हकूक़ है। तो फिर वो जो करते हैं ना, वो ज़रा आप पता करें। बहुत सारी यहाँ पे हमारी ख़वातीन बहनों ने भी कोशिश की थी हुँ, हमारे साथ ट्रेड यूनियन में आने के लिए, तो नहीं चल सकी। हुँ, और ख़वातीन से स्पेशली नहीं चल सकती, क्योंकि हमारा माशरती जो ऐसा रवैये हैं लोगों के, वो मर्दों के साथ मीटिंगों में जाएंगी, मर्दों के साथ कोर्ट में जाएंगी, मर्दों के साथ हुँ, अदालतों में जाएंगी, तरह तरह के इल्ज़ामात बर्दाश्त करेंगी। वो आखिर में कहते हैं अच्छा ठीक है जी, हमें तो ये ना यूनियन चाहिए ना ट्रेड यूनियन मूवमेंट चाहिए, हुँ, हमें जो मिलता है ना बस ठीक है, गुज़ारा कर वो लेते बस हैं। गुज़ार। अच्छा सर, अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉयी को पूरी तनख्वाह नहीं दे रहा, और जैसे आपने भी पहले ज़िक्र किया कि नहीं देते, स्पेशली ये थर्ड पार्टी वाली चीज़ हो गई, या वैसे ठेकेदार ने पैसे रख लिए और आधे उसे दिए, क्योंकि निज़ाम ही ऐसा चल रहा है कि कैश में सैलरी दे रहे हैं, कोई स्लिप नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो और अगर वो इसी हवाले से, और अगर मिनिमम वेज नहीं दे रहा, तो एम्प्लॉय कहता है मैं यार जाके आपको रिपोर्ट करता हूँ, और इस डर से वो ले बाज़ों का कुछ एम्प्लॉयज़ ले भी लेते हैं, मिनिमम वेज से कम भी ले लेते हैं कि यार जी चलो जी। कोई बात नहीं, हाँ जी। डरते हैं कि हाँ जी। निकाल दिए जाएंगे। तो अगर उसने फिर भी रिपोर्ट करनी हो, कंप्लेन करनी हो, तो वो किस इदारे के पास सबसे पहले जाएगा अपनी कंप्लेन लेके? दो है, हुँ, अगर तो उसने एप्लीकेशन सादा देनी है तो वो डायरेक्टर लेबर के पास जाएगा। हुँ, अगर उसने लीगल अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए जो है वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की अथॉरिटी है, अथॉरिटी उसको कहते हैं, अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ठीक है। 1936, वो बकायदा कोर्ट है, वो हुँ, भी लेबर डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर होते हैं। तो वहाँ पे जाके वो बकायदा अपनी जो है ना दरख्वास्त दे सकते हैं, और वहाँ पे किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक अपना है। केस खुद कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ, वो हुँ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मालिकान के खिलाफ। हुँ, हुँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सर हम सोशल सिक्योरिटी और अगर बॉन्डेड लेबर, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करें, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि सोशल सिक्योरिटी है क्या? इन सिंपल टर्म्स। देखिए जी, सोशल सिक्योरिटी जो है वो वर्कर्स को मेडिकल सहूलतें देने वाला एक अदारा है, कि मसलन इसकी डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, इसके हॉस्पिटल होते हैं, और कोई वर्कर जो कि फैक्ट्री के अंदर मौजूद होता है, उसकी फैमिली जो है, बीवी बच्चे और वालदैन, उनको मेडिकल का तहफ़्फ़ुज़ होता है कि जो उनका इलाज उसके अंदर जो है ना वह फ्री होता है। और अगर फ़र्ज़ करो कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो फिर सोशल सिक्योरिटी से उनको छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं, और वो कानूनी तौर पे मालिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता अगर किसी ने सोशल सिक्योरिटी के तहत छुट्टियाँ ली हुई हैं। फिर वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज। फिर ये है कि अगर फ़र्ज़ करो उसको कोई मुतअद्दिदी का क्रोनिक बीमारी है, उसमें वो दाखिल रहता है हॉस्पिटल के अंदर, तो सोशल सिक्योरिटी उसको बाकायदा तनख्वाह जो है ना वो पे करती है, अदा करती है। और किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई मरीज़ है, तो उसके साथ उसका कोई रिश्तेदार रहता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो उसके लिए कोई खाने की शक्ल में जो अच्छा। सोशल सिक्योरिटी जो है ना हुँ, उसके लिए बाकायदा जो है ना पे करती है। तो हुँ, इसलिए ये बुनियादी तौर पे जो सोशल सिक्योरिटी है, वो मज़दूरों को मेडिकल सहूलत देने के लिए अदारा बनाया गया,
और अगर किसी अदारे के अंदर कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, हुँ। उसका कोई अज़ा ज़ाया हो जाता है, तो हाँ। उसकी जो कंपनसेशन है, वो भी सोशल सिक्योरिटी पे करती है। हुँ। उसकी पेंशन की शक्ल हो, मज़दूरी की पेंशन हो या मुस्तकिल पेंशन हो, तो वो भी सोशल सिक्योरिटी जो है ना, वो पे करती है। अच्छा सर, इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मेरे अपने ज़हन में अभी आया कि अब अगर कोई मज़दूर है, उसका अज़ा कोई ज़ाया होता है या एक्सीडेंट होता है और वो ऑन ड्यूटी नहीं है, ये तो पाबंदी हमें समझ आती है कि ऑन ड्यूटी था और उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, तो जो एम्प्लॉयर है वो पे करेगा कॉम्पनसेशन या कोई भी अमाउंट, या सोशल सिक्योरिटी में वो कंसिडर होगा। लेकिन अगर वो ऑन ड्यूटी नहीं है, ठीक है, और तब ऐसा कुछ होता है, तब भी वो पाबंद हैं या नहीं हैं? नहीं जी, बताओ नहीं, ये ऑन ड्यूटी है। हुँ। ये चूँकि दौरान ड्यूटी उसमें लिखा हुआ कि दौरान कार अगर कोई वर्कर जो है, उसका एक्सीडेंट होता है, हुँ। तो फिर जो है ना वो उसको जो है ना कंपनसेशन मिलेगी। अदरवाइज़ फिर वो नहीं कहते, वो कहते जी चूँकि ये दौरान कार नहीं थे, तो इसलिए वो नहीं मानते जी इसको। ठीक है, और सिर्फ़ बीमार तो वो नहीं, बीमारी की बीमारी में सूरत में तो ठीक है, बीमार हुँ, तो वो जैसे भी है उसको वो तब कंसीडर कर कॉम्पेंसेशन मिल जी, जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और सर ये ईओबीआई का मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इसका क्या मतलब है? ये किस तरह एप्लीकेबल है? देखो जी, ईओबीआई इसका बनता है एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। ये सनती मज़दूरों को पेंशन देने वाला अदारा है। मैं समझता हूँ उस हवाले से बड़ा अहम अदारा है कि कोई ख़ातून या मर्द किसी सनती अदारे में काम करते हैं, तो आम तौर पे तसव्वुर ये होता है कि जी पेंशन सिर्फ़ सरकारी मुलाज़मिन को मिलती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के मज़दूरों को भी जो है ना वो पेंशन मिलती है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि मर्दों के लिए 60 साल उम्र और कम से कम 15 साल उसकी कंट्रीब्यूशन गई होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, फिर वो पेंशन ले सकते हैं। ख़वातीन के लिए 55 साल उम्र और 15 साल कंट्रीब्यूशन जो है ना वो उसकी होनी चाहिए, तो फिर उनको जो है ना वो पेंशन मिल सकती है। तो इस हवाले से ये लोगों के बुढ़ापे का सहारा है, बड़ा अहम अदारा है। हुँ, तो ये ईओबीआई जो है ना वो पेंशन देने वाला अदारा है। ठीक है। सर अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी वर्कर को हायर करता है, कभी भी, तो क्या उसके लिए कानूनन वो पाबंद है इसका कि वो ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी में उन्हें रजिस्टर करे? जी बिल्कुल पाबंद, कानूनी तौर पे हर मालिक हुँ, पाबंद है कि वो सोशल सिक्योरिटी में और ईओबीआई में उनकी रजिस्ट्रेशन करवाए, उनका कंट्रीब्यूशन अदा करे, ये मालिक पे पाबंदी है। और अगर नहीं करते, तो उसकी शिकायत हो सकती है ईओबीआई के अंदर भी और सोशल सिक्योरिटी के अंदर भी। तो वहाँ पे ऐसे जो है ना अमला मौजूद है कि जो फैक्ट्री में आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और सर वो वर्कर जो है, वो वेरीफ़ाई कैसे करेगा कि इन्होंने मुझे रजिस्टर करवाया है या नहीं करवाया? वो तो जाके पता कर सकते हैं, मसलन आजकल सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, हुँ, तो वो पता चल चलता है कि जी वहाँ पे इन्होंने करवाया। क्योंकि ईओबीआई के अंदर तो और आसानी है। हुँ, ईओबीआई के अंदर जो है कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है और एम्प्लॉइज़ भी करता है। ठीक है। 6% टोटल जो है वो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है, हुँ, 5% मालिक देता है, 1% जो है ना वो मुलाज़िम देता है। तो ठीक है। जब उसकी तनख्वाह से 1% की कटौती होगी, हुँ, तो उसको पता चल जाएगा कि जी मैं ईओबीआई में रजिस्टर्ड हूँ या नहीं है। हुँ, अगर उसकी कटौती नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सर अगर कोई वर्कर जो है, ये बॉन्डेड लेबर के हवाले से सवाल है कि उसका कर्ज़ बहुत ज़्यादा है। यूजुअली हमने देखा है ऐसे होता है कि लोगों के ऊपर कर्ज़ा होता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो वर्कर है कोई जो छोटा-मोटा काम करते हैं। इस महंगाई के दौर में उस पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ है और वो मजबूर है कि उसे ये काम करना ही पड़ेगा इस एम्प्लॉयर के पास और वो इसलिए नहीं छोड़ रहा। तो क्या ये बॉन्डेड लेबर कहलाता है कि वो मजबूर है यहाँ पर काम करने में और उसके ऊपर कर्ज़ बहुत ज़्यादा है इस वजह से? देखिए जी, ये तो बिल्कुल बॉन्ड लेबर, अगर फ़र्ज़ करो मुलाज़मत करते वक़्त किसी मालिक ने कर्ज़ा दिया और इस वजह से दिया कि आप काम नहीं छोड़ सकते, तो ये बॉन्ड लेबर है। हमारे यहाँ पे 2 सेक्टर मशहूर है बॉन्ड लेबर के लिए, भट्ठा मेहनतकश, ब्रिक किलर वर्कर और कारपेट इंडस्ट्रीज़। और भट्ठा के हवाले से बहुत सारे केसेस आए दिन सामने आते हैं। वहाँ पे मालिक खुद उनको पैसे देते हैं। वो क्या ये कहते हैं कि अगर हम इनको पैसे नहीं देंगे, फिर ये छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अब उसके लिए कवानीन भी मौजूद हैं। लेकिन कवानीन के अंदर भी अब उन्होंने ये डाल दिया, अभी पहले जो जो एक्ट था
बॉन्ड लेबर के ख़िलाफ़ वो 1992 तक का था, बाद में 2016 का आ गया। 2016 के अंदर हुकूमत ने खुद इसकी इजाज़त दे दी कि कोई मालिक जो है 50,000 तक पेशगी दे सकता है। अच्छा, अब कानूनी तौर पे उनको इजाज़त मिल गई, अगर वो 50 दे सकता है तो वो 5 लाख भी दे सकता है। तो आम तौर पे तो वो जो मुंशी होते हैं वो सादा कागज़ पे उनसे लिखा लेते हैं और आए दिन इनके पे केसेस होते हैं, हफ्ते बजा की रिटें होती हैं, हाई कोर्ट में केस चलते हैं, हुँ। लोगों को आज़ाद करवाया जाता है। तो ये है तो सारा गैर कानूनी, लेकिन बाहर का पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस मौजूद है कि बॉन्ड लेबर मौजूद है, जिसकी वजह से हमें पूरी दुनिया में बदनामी भी उठानी पड़ती है। हुँ। यानी हमारे जो ये कवानीन है बॉन्डेड लेबर के हवाले से वो इतने मौसर नहीं हैं। मौसर नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं, मौसर नहीं, हुँ। बल्कि इजाज़त देते हैं उनको, चाहे हुँ। थोड़ी इजाज़त देते हैं। अभी फ़र्ज़ करो 50,000 की उन्होंने इजाज़त दे दी, तो लेकिन वो तो उसूली तौर पे करेंगे। होनी नहीं चाहिए थी। हुँ। इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी पंजाब असेंबली में, तो हमने तो इसकी बड़ी मुखालफत की थी हुँ। कि जी आप ये सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसलों की जो है ना, आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हुँ। आपको 50,000 की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। लेकिन मालकान की लॉबी इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने उसको मंज़ूर करवा लिया। हुँ। अब बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है। अच्छा सर, अगर हम अवेयरनेस के हवाले से बात करें, तो एक बड़ी कॉमन सा एक जनरल क्वेश्चन है, ब्रॉड है, मैं समझती हूँ, लेकिन कौन-सी ऐसी लॉ वायलेशंस, लेबर लॉ वायलेशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बहुत आम समझी जाती हैं, लेकिन हो रही हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मिनिमम वेज उजरत जो है ना, वो उसकी खिलाफ वर्जी हो रही। सबको पता है कि जी हमारी इतनी तनख्वाह है, लेकिन मिलती नहीं। दूसरी खिलाफ वर्जी ड्यूटी की है। सबको पता है कि 8 घंटे ड्यूटी है, लेकिन 12-12 घंटे ड्यूटी है। आप जाके देख लें, 12 घंटे हर जगह पे ली जाती। सोशल सिक्योरिटी किसी को नहीं मिलती, ईओबीआई नहीं मिलती। मसलन इस वक्त जो हमारे अंदाजे के मुताबिक है, सिर्फ 20 से 25% लोग कवर हैं, बाकी जो है ना उन लोगों को ये सहूलत नहीं मिलती। तो ये खिलाफ वर्जियाँ आम हैं, मसला सबको पता है कि ये खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और ये गवर्नमेंट को भी पता है। तो चल रहा है, बस ठीक है। सर, हमने बड़े डिटेल में कवानीन के हवाले से बात की, डिपार्टमेंट्स का पूछा कि कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से इदारे जो ज़िम्मेदार हैं। लॉज़ बड़े आपने बताए कि ये लॉ है, ये प्रोटेक्शन देता है, लेकिन हमारे यहाँ मुझे बताइएगा कि क्या एक्चुअली ये लॉज़ प्रोटेक्शन दे भी रहे हैं? देखिए जी, लॉ प्रोटेक्शन कुछ लोगों को देते हैं जो उसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ओवरऑल नहीं देते। यहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि सियासी तौर पे सियासी फैसले किए गए मज़दूरों के खिलाफ। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि देखिए, हमने आईएलओ के कन्वेंशन रेटिफाइड किए हैं, हमने लेबर लॉ भी बनाए। 2003 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कि जी आप लेबर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, और वो चला 2003 से लेके 2012 तक। हुँ। 9 साल आपने कानून होने के बावजूद, डिपार्टमेंट होने के बावजूद तमाम अदारों को पाबंद कर दिया कि जी आप जाके लेबर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। अब हुँ। अच्छी बुरी जिस तरह की भी वो लेबर इंस्पेक्शन करते थे, थोड़ा बहुत मालकान के ऊपर जो है ना डर खौफ था। हुँ। अब वो 9 साल के बाद जाके बहाल हुई लेबर इंस्पेक्शन, और फिर वो जो महकमे वाले थे उनका असर कम हो गया, लेबर डिपार्टमेंट वालों का, उनके हुँ। कुछ और मसले मसाइल फिर शुरू हो जाते हैं। मालकान कहते हैं कि आप हमारे अदारे में ना आएँ, हम आपको आके दफ्तर मिल लेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो सियासी तौर पे कोई भी इस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेबर कवानीन की जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। हुँ। तो ये इस हवाले से जो है ना, वो बस लेबर लॉ कागज़ों में मौजूद है, अमलन इसका कोई फ़ायदा नहीं। हुँ। अच्छा सर, बस अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि लेबर, हमने देखा है कि ज़्यादातर लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन तबकों से फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही है, और ये वो वल्नरेबल हमारी सोसाइटी के लोग हैं जो कमज़ोर हैं, जिन्हें प्रोटेक्शन देना हमारी हमारी सोसाइटी की और हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोटेक्शंस नहीं मिल रही। अ, मुझे सर कुछ ऐसा, मैं चाहती हूँ आप एक ऐसा मैसेज दें हमारे वर्कर्स के लिए भी, जो ये शो अगर देखें, तो वो इन चीज़ों से अवेयरनेस लें, और उनके साथ अगर ज़्यादती हो रही है तो उसकी आवाज़ उठाएं। मुश्किल है, ज़ाहिर है, हर कोई नहीं इतनी हिम्मत रखता, ना ही इतना पैसा रखता है। आवाज़ उठाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, वकील करना है, कोर्ट में जाना है। मैं चाहती हूँ आप आखिरी एक मैसेज दें
उसमें लॉज़ के हवाले से भी बात करें, गवर्नमेंट से भी कोई डिमांड्स हैं तो वो रखें कि किस तरह वो इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं? देखिए जी, उसमें एक तो ये है कि अपना हक लेने के लिए इंसान को लड़ना पड़ता है। वर्कर को मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, वर्कर को इकट्ठा होना पड़ेगा और उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जितने हमने लेबर कवानीन पे बात की है, अगर इनके पे अमल दरामद करवाना है तो उसके लिए मज़दूर तंज़ीमों का मज़बूत होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ ना हो ना, मालिक कुछ ना दे। गवर्नमेंट अगर ये करवा दे कि हर अदारे के अंदर उनकी यूनियन जो है, वो बनवा दे, तो वो यूनियन वाले खुद ही अमल दरामद करवा लेंगे। लेकिन असल मसला सिर्फ़ ये होता है कि वो यूनियन नहीं बनने देते, तो लोगों को पता नहीं होता क्योंकि ये जो यूनियन का प्लेटफ़ार्म है, वर्कर जो है, उनको वहाँ से रहनुमाई मिल सकती है। हुँ। वो उनको लीगल जो कानूनी जो मशावरत है वो कर सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, माली तहफ़्फ़ुज़ उनको दे सकते हैं, तो वो उनकी मज़दूर तंज़ीमें दे सकती हैं। उनको अगर मज़बूत करेंगे, तो फिर मेरा ख़्याल है कि वर्कर का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आपका भी।